वेलकम टू माय चैनल द ट्यूटोरियो। और आपको इस चैनल में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड साइंस सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स मिलेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और आज हम इस लेक्चर में, इस सेशन में, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द वेरी फर्स्ट लेसन, दैट इज ग्रेविटेशन, जो कि साइंस 1 का फर्स्ट लेसन है। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग रेडी हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द ग्रेविटेशन लेसन। अब देखो क्या होता है ग्रेविटेशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ग्रेविटेशन नाम सुनते ही आपको क्या सबसे पहले दिमाग में आता है? ये वर्ड सुनते ही आपको क्या दिमाग में आता है? ग्रेविटेशन इज नथिंग बट ग्रेविटी। क्या है ये? ग्रेविटी है। अच्छा, अब जब ग्रेविटी की बात करते हैं तो आपको क्या क्या दिमाग में आता है? अब जैसे जिन्होंने 9th, बट ऑब्वियस है कि आप 10th के स्टूडेंट्स हो तो आपने 9th तो पढ़ा ही है, राइट? अब 9th में आपने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में जरूर सुना होगा, और वहां पर आपने स्मॉल जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड हम लेते हैं, जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा 9th में। ठीक है, तो बिल्कुल हम उन्हीं सब टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं इस ग्रेविटेशन लेसन में। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन क्या होता है बेटा? ग्रेविटेशन नहीं, ये एक टाइप का फोर्स है। क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है। अभी जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसको बोला जाता है यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स मतलब क्या? आप इसको यूनिवर्सल फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है यूनिवर्स में, यूनिवर्स मतलब जहां हमारा सोलर सिस्टम है, राइट, सन और बहुत सारे प्लैनेट्स, ठीक है, तो इनके बीच में भी ये लॉ अप्लीकेबल है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये सिर्फ अर्थ पे काम नहीं करता है, ये पूरे यूनिवर्स में काम करता है। इसीलिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल फोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स को? यूनिवर्सल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो यूनिवर्सल फोर्स है ये किसके बीच में एक्ट करता है? अब जाहिर सी बात है, अगर फोर्स है तो इसको क्या चाहिए? दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए फॉर श्योर। अब देख लो, अगर आपके सामने एक बॉक्स रखा हुआ है और आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, तो आप जब फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स ऐसा मैजिक शो तो नहीं है कि हमने बोला फोर्स लग गया और फोर्स लग गया, ऐसा है क्या? नहीं, फोर्स कोई लगाता है, मतलब वो एक पर्सन हो गया, और जिसपे फोर्स लगा रहा है वो दूसरा पर्सन हो गया या दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो समझ में आ रहा है आपको फोर्स कैसे लगता है? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनका अपना मास होता है। फॉर श्योर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके पास मास होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही समझेंगे कि यूनिवर्सल फोर्स, या जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है ऑन प्लैनेट अर्थ। अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं, हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पे जैसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो इनके बीच में आपस में क्या लग रहा है? फोर्स। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ये लोग अपने आपस में एक टाइप का फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे पर। अब ये बात करते हो अगर मैं यूनिवर्स की, सन है और ये क्या है? नंबर ऑफ प्लैनेट्स जो इसके आसपास क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो स्पेस में या यूनिवर्स में भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में भी क्या अप्लीकेबल होता है? फोर्स। क्या लगता है उनके बीच में भी? फोर्स। ठीक है, तो ये हो गई ग्रेविटेशन के बारे में छोटी सी जानकारी जो अपन ने अभी देखा। क्या देखा हमने? कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है, और ये यूनिवर्सल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, प्लैनेट अर्थ पे भी और इवन यूनिवर्स में भी। यूनिवर्स में जब हम बात करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत क्लिक होना चाहिए कि ये सोलर सिस्टम की भी बात कर रहा है और सोलर जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होती है उनकी भी बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके आगे अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है ग्रेविटेशन की स्टोरी। अब ये क्या है? ग्रेविटेशन की स्टोरी। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक इंसिडेंट है जो कि हमारे एक फेमस साइंटिस्ट के साथ हुआ था। आप लोग को पता होगा, क्या नाम था उनका? आपका वेरी फेवरेट, बच्चों का बहुत ही फेवरेट साइंटिस्ट है ये। पूछो क्यों? क्योंकि उनको एक ही साइंटिस्ट का नाम पूछो तो बराबर एक ही साइंटिस्ट का नाम लेते हैं, न्यूटन। करेक्ट। अब उनको पता नहीं होगा ये न्यूटन साइंटिस्ट जो थे इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया सर न्यूटन ने। तो अभी हम यही समझने वाले कि सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया था। क्या किया था सर आइजैक न्यूटन ने? आपको पता है उनके साथ एक एक्सीडेंट, एक इंसिडेंट बोलेंगे, एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता ये, राइट, ये एक इंसिडेंट हो सकता है। वो बड़े ही आराम से क्या कर रहे थे? एक एप्पल ट्री के नीचे में आराम कर रहे थे, राइट। अब हुआ क्या? आप सबको तो स्टोरी पता है, थोड़ा और अच्छे से समझेंगे स्टोरी को। आपको एज अ स्टोरी नहीं बट एज अ फिजिक्स हम इसको थोड़ा सा टर्न लेते हुए समझेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था इनके साथ। तो ये जो एप्पल है ये क्या हुआ? गिर गया। कहाँ गिरा? सर आइजैक न्यूटन पर। अब उनके ऊपर गिरा। अब देखो कोई और व्यक्ति अगर होता तो क्या करता? एप्पल का खा जाता उसको, और वो सोचता क्या कि नहीं ये गिरा ही क्यों, तो इसका क्या हुआ और क्या नहीं, ये सोचता क्या? वो नहीं, वो क्या सोचता है? एप्पल गिरा है, खा लो, खाने की चीज है, राइट, इट्स अ फ्रूट। बट
सर आइजैक न्यूटन, अब ऑब्वियसली साइंटिस्ट, और आप सबको पता है कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो हर छोटी चीज को बहुत बारीकी से समझते हैं, बहुत बारीकी से सोचते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो इन्होंने भी बिल्कुल ऐसे इनके दिमाग में एक थॉट आया। सबसे पहले इनके क्वेश्चंस क्या थे, जब ये एप्पल गिरा तो इन्होंने कौन से क्वेश्चंस इनके दिमाग में चल रहे थे, पहले वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। कि सर आइजैक न्यूटन के सर पर जब एप्पल गिरा तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो एप्पल है ये वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों गिर रहा है। क्या उनके दिमाग में फर्स्ट थॉट आया कि वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों गिरा, ठीक है। ये गिर सकता था तो ये किसी एंगल पे गिर सकता था, ठीक है, किसी एंगल पे गिर सकता था, कोई ऐसे ऐसे आड़ा गिर रहा है या कोई पर्टिकुलर एक एंगल पे गिर रहा है, हो सकता था ना ये चीज, पर नहीं। और एक चीज उनके दिमाग में है कि ये हॉरिजॉन्टली गिरकर ये स्पेस में कहीं एप्पल गुम क्यों नहीं हो गया, समझ में आ रहा है। ये गिरा तो वर्टिकली ही क्यों गिरा। तो इनके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस थे और यही सारे क्वेश्चंस के ऊपर इन्होंने कंक्लूजन भी सोचा। कंक्लूजन मतलब कि रीजन क्या हो सकता है वर्टिकली डाउनवर्ड गिरने का, राइट। तो इनके लिए कंक्लूजन्स क्या थे, पहला कंक्लूजन ये था इनका कि ये जो एप्पल है, ये एप्पल को कोई अट्रैक्ट कर रहा है। अब बट ऑब्वियसली एप्पल जब नीचे गिर रहा है तो नीचे क्या है, प्लैनेट अर्थ, राइट। तो इनको ये समझ में आया कि ये जो एप्पल है इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, प्लैनेट अर्थ। मतलब अर्थ एक टाइप का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है किसके ऊपर, एप्पल के ऊपर, और उसको क्या कर रहा है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आया हमको, ठीक है। पहला कंक्लूजन उनका ये था कि अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, किसको, एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट समझा। दूसरा उनको क्या समझ में आया कि ये जो एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ, ये उसको किस तरफ खींच रहा है, सेंटर की तरफ। कहां खींच रहा है, सेंटर की तरफ खींच रहा है, ठीक है, सेंटर की तरफ खींच रहा है। तो एप्पल और अर्थ के बीच में कैसी लाइन फॉर्म हो रही है, एक वर्टिकल लाइन फॉर्म हो रही है। कैसी लाइन फॉर्म हो रही है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो इनके दिमाग में दूसरा जो कंक्लूजन निकला वो ये था कि ये जो एप्पल और अर्थ है इनके बीच में क्या है, एक वर्टिकल लाइन है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एप्पल है वो किस डायरेक्शन में गिरा है, वर्टिकल डायरेक्शन में गिरा है। आप लोग को समझ में आ रहा है। दो कंक्लूजन अभी तक मैंने बताया। पहला क्या बताया मैंने कि एप्पल और अर्थ, ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अर्थ एप्पल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और जिसकी वजह से वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ। दूसरा ये बताया मैंने कि वो अट्रैक्ट कर रहा है तो वो कहाँ अट्रैक्ट कर रहा है, सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। जो फोर्स है वो कहाँ एक्ट कर रहा है, सेंटर की तरफ, ठीक है, अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। और तीसरी बात हमको ये समझ में आई है कि एप्पल और सेंटर, अर्थ सेंटर, इनके बीच में क्या है, एक वर्टिकल लाइन है। या फिर हम इसको दूसरे टर्म में अगर बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एप्पल है वो वर्टिकल डायरेक्शन में गिर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये समझ में आ गया। ये थे इनके कंक्लूजन्स। अब और भी बहुत चीजें इन्होंने सोचा आगे, जैसे कि उन्होंने ये भी सोचा कि अब एप्पल ट्री है तो बट ऑब्वियस है सारे एप्पल एक ही लाइन में लगे हुए हैं क्या। अगर ये एप्पल ट्री है तो सारे एप्पल्स के एक ही लाइन में लगे हुए हैं क्या, नहीं, एप्पल्स एक रैंडमली कोई भी हाइट पर लगे हैं, ठीक है। तो सारे एप्पल गिरेंगे फॉर श्योर, है ना। तो मतलब उनको ये चीज भी समझ में आई कि ये जो फोर्स है ये हाइट को लेकर तो कुछ मतलब इसको हाइट से कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं, क्योंकि देखो एप्पल कोई भी हो ये सारे नीचे आने वाले हैं। तो ये तो बहुत छोटी हाइट हो गई ना, सरफेस और एप्पल के बीच में बहुत छोटी हाइट हो गई। इन्होंने इसी छोटे से थॉट से एक बड़ा थॉट भी सोचा, और वो क्या कि यहाँ पर जो मून है, क्या अर्थ इस मून पर भी कोई टाइप का फोर्स अप्लाई कर रहा है या नहीं। देखो कितनी छोटी सी थॉट से उन्होंने कितना बड़ा एक यू कैन से रिसर्च या एक बहुत बड़ा थॉट था जो स्पेस से रिलेट कर रहा था, राइट। तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत छोटी छोटी हाइट्स है एप्पल के लिए, बट अगर हम और बड़ी हाइट पे स्पेस तक जाते हैं तो क्या मून पर भी ये टाइप का फोर्स अप्लाई हो रहा है। जो अर्थ एप्पल्स पे लगा रहा था क्या सेम फोर्स मून पे भी लग रहा है। तो ये सारे उनके जो थॉट्स थे और बहुत सारे ऐसे आफ्टर कंक्लूजन भी उनके दिमाग में और बहुत से वेरियस थॉट्स थे जिन्होंने बहुत ज्यादा
लाइक हमारे जो फिजिक्स है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प की, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्चेस की गई है और इसके बाद आगे आने वाले साइंटिस्ट ने इनके ऊपर अपनी थियोरीज बनाई है। ठीक है, तो हमको क्या समझ में आया टॉपिक में, ग्रेविटेशन में क्या समझ में आया है कि सबसे पहले तो ये जो ग्रेविटेशन है, ठीक है, ये कौन एग्जर्ट कर रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये किसके बीच में लग रहा है, कौन से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है, राइट। और हमको ये भी समझ में आया कि ये जो स्टोरी है, स्टोरी से हमको ये समझ में आया कि सर आइजैक न्यूटन ने बहुत सारे थॉट्स के कंक्लूजन्स निकालना स्टार्ट किए थे, और वो कंक्लूजन्स जो भी थे वो कंक्लूजन से आगे उन्होंने और भी बहुत चीजें हमें बताई ये चैप्टर में, वो हम अभी बस देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है फोर्स एंड मोशन। क्या पढ़ेंगे? फोर्स एंड मोशन। तो आप लोग को पता है ये जो फोर्स है, ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है, ये फोर्स भी आपने बहुत बार सुना है या नहीं? 9th में बोलो, 8th में बोलो, आपके जो लोअर स्टैंडर्ड्स है आपने सुना है फोर्स। आपको क्या याद आता है फोर्स से? आपको ऐसा लगता है मैम फोर्स इज व्हाट? सिंपली हम बोल सकते हैं पुल या पुश। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ पर ये पॉइंट पे डिस्प्लेस करना है, डिस्प्लेस मतलब उसको यहां से उठाकर मुझे यहाँ रखना है, तो मैं क्या करूंगी? अगर मैं ऐसा फोर्स लगा रही हूं तो मैं इसको अपने तरफ खींचूंगी, राइट। ये फोर्स क्या करेगा? बॉक्स को अपने तरफ खींचेगा, तो दिस इज पुल। ठीक है, अगर मान लो उसको ये बी पोजीशन पर बॉक्स को प्लेस करना है, तो वो उसको क्या करने वाला है? पुश। क्या करेगा यहाँ पर? पुश। पुश करेगा तो क्या होगा? वो बी पोजीशन पे चले जाएगा। तो क्या हम फोर्स के लिए एक डेफिनेशन बोल सकते हैं कि व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज नथिंग बट पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पुल या पुश, अगर ये टाइप का फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। अब दूसरी डेफिनेशन सुनो मोशन के लिए, फोर्स के लिए। तो फोर्स की एक और एक डेफिनेशन बनती है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट को, अच्छे से सुनेंगे, फोर्स क्या कर सकता है? कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। क्या कर सकता है? कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फोर्स कैन सेट ए बॉडी इन मोशन। देखो कितनी आसान सी डेफिनेशन है इसकी। डेफिनेशन तो वैसे बहुत सारी बनती है, क्योंकि फोर्स को आप डिफाइन करोगे तो देयर आर नंबर ऑफ डेफिनेशंस। ठीक है, तो पहले हमने समझ लिया कि फोर्स क्या है, इट इज नथिंग बट पुल या पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। दूसरा हमने क्या समझा कि फोर्स क्या है? फोर्स सेट कर सकता है किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में सेट कर सकता है। अब इसकी और एक डेफिनेशन ऐसी बनती है कि फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी मोशन को स्टॉप भी कर सकता है। अब जैसे एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल अगर आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, तो साइकिल जब चलाते हो तो आप क्या करते हो? साइकिल को आप पाइडलिंग करते हो, है ना। पाइडलिंग कर रहे हो मतलब आप फोर्स लगा रहे हो उस पाइडल पर, जिसकी वजह से साइकिल मोशन में आ गई। समझ में आया? अब देखो आप साइकिल चला रहे हो और आगे एकदम से समझ लो कोई डॉगी चले गया, आपको क्रॉस कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आप ब्रेक अप्लाई करोगे। तो आपने क्या किया? साइकिल का जो मोशन था उसको आपने रोकना चाहा, तो रोकने के लिए आपने क्या अप्लाई किया? फिर से ब्रेक। और वो ब्रेक क्या कर रहे थे? मोशन को स्टॉप कर रहे थे। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि फोर्स कैन स्टॉप द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन को भी वो स्टॉप कर सकता है। ये हो गए हमारे थर्ड डेफिनेशन कि ये मोशन स्टॉप कर सकता है। क्या कर सकता है? मोशन स्टॉप कर सकता है, राइट। इसके अलावा थर्ड पॉइंट भी और हमको समझ में आता है क्या, कि जब ये मोशन स्टॉप कर सकता है तो ये मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्शन भी दे सकता है। कैसे? अब समझ लो आप साइकिलिंग कर रहे हो, फिर से हम साइकिल का एग्जांपल लेंगे। आप साइकिलिंग कर रहे हो और अभी आपको राइट टर्न लेना है, तो आपके पास कोई ऑटोमेशन साइकिल है, आपने बोला राइट टर्न ले लो, राइट टर्न ले लेगी? नहीं, हमको क्या करना पड़ता है? एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है अपने हैंडल पर, तब जाके वो क्या करती है? डायरेक्शन चेंज करती है। तो हमारा थर्ड पॉइंट भी इसी एक एग्जाम्पल से क्लियर होता है क्या, कि फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो आपके टेक्स्ट बुक में भी ये डेफिनेशन लिखी है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन। समझ में आया? तो हमने फोर्स की कितनी डेफिनेशन पढ़ी? 3 डेफिनेशन, और 3 से 4 डेफिनेशन पढ़ लिए अभी तक। आई होप आप लोग ये जो फोर्स है, आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया कि फोर्स के कितने सारे इफेक्ट्स और इसकी कितनी सारी डेफिनेशंस बन सकती है, राइट। आप इसको नंबर ऑफ तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो।
ठीक। ओके, तो ये हो गया फोर्स। अब फोर्स के बारे में आपको और भी कुछ बता दूं कि फोर्स का एक फॉर्मूला होता है क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बहुत लोगों को फॉर्मूला पता होगा क्योंकि बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो हमने 8th में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा और अब 10th में भी इसको थोड़ा मॉडिफाई करके जरूर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है फोर्स का यूनिट भी होता है। अब फॉर श्योर अगर फोर्स लग रहा है तो उसका यूनिट भी होगा। यूनिट क्या होता है उसका, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन मतलब कैपिटल N। जैसे 6 न्यूटन, 10 न्यूटन, तो ये क्या हो गया, फोर्स का यूनिट। समझ में आ गया यहाँ तक? तो यहाँ हमने पढ़ा फोर्स। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एक छोटा सा फिर एक टर्म है जो आपने बहुत बार सुने हो, जिसका नाम है मोशन। क्या है, मोशन। अब मोशन भी आपने बहुत बार सुने होंगे कि मोशन क्या होता है, राइट? मोशन क्या होता है? मोशन is nothing but you can simply say movement, continuous movement। continuous movement, continuous movement मतलब कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, मतलब वो क्या है, मोशन में है। क्या है वो, मोशन में है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये ग्राउंड है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब मोशन को आप कैसे बताएंगे? सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बोला मोशन मतलब क्या, कि एक ऑब्जेक्ट बार बार अपनी प्लेस चेंज कर रहा है, बार बार कोई मूवमेंट कंटिन्यूसली कर रहा है, मतलब वो मोशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ये समझेंगे कि समझो एक ऑब्जेक्ट है जो ए पोजीशन पे है, मतलब ए प्लेस पर है। अब वो जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है तो ये क्या करेगा, ये मोशन परफॉर्म करके एक पोजीशन पे आ जाएगा। लेट्स टेक बी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ए से बी तक जाने के लिए इसने थोड़ा सा टाइम तो लिया होगा, चलो कुछ सेकेंड्स ही लिए होंगे, पर टाइम तो लिया है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसने यहाँ पर क्या लिया, टाइम लिया। ठीक है, टाइम के साथ साथ हम एक और एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर उसकी खुद की कुछ वेलोसिटी भी थी। वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड। उसकी कुछ तो वेलोसिटी थी जो वो ए से बी पॉइंट तक पहुंच गया। ठीक है, यहां पर पहुंचते पहुंचते उसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। डिस्प्लेसमेंट मतलब जगह बदल गई उसकी, ए से बी तक चले गया। तो अब हमको क्या समझ में आता है, इसकी बहुत बेसिक सी डेफिनेशन बनती है मोशन के लिए। वो ये होती है कि मोशन, व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होता है, when an object is continuously changing the position, when an object is continuously changing its position with respect to time and its surrounding, देखो कितनी सिंपल डेफिनेशन है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। मैं वापस रिपीट करती हूँ, मोशन की डेफिनेशन कैसे बनती है। देखो आप लोग अगर मोशन समझ जाओगे कि ये क्या चीज है, तो फिर आप अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, देखो कितना आसान है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स पोजीशन, पहले यहाँ पर आया ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पे आया, तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इसका पोजीशन चेंज होते जा रहा है। किसका, ऑब्जेक्ट का। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि उसको हर, अगर वो यहाँ पर भी आया तो उसने कुछ सेकंड लिया, यहाँ आया तब भी कुछ सेकंड्स लिया, तो मतलब वो टाइम तो ले रहा है। टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, अपनी प्लेस भी चेंज कर रहा है। ठीक है, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग मतलब जैसे जैसे वो जगह बदल रहा है उसके आसपास की सराउंडिंग भी क्या हो रही है, चेंज होते जा रही है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। कैसा है ऑब्जेक्ट, मोशन में है। समझ में आया? तो यहाँ पर हमने टॉपिक कौन से कवर किए अभी तक, ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन की स्टोरी, फोर्स एंड मोशन। आई होप यहाँ तक आपको ये 3 टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे जिसका नाम है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो ये बड़ा ही मजेदार टॉपिक है क्योंकि इसका एग्जाम्पल भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बताया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एक एग्जाम्पल बताया हुआ है। जैसे कि आपको बताया होगा कि यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है,
चलो एक डायग्राम बना लेते हैं बच्चे का, कि बच्चा बताया हुआ है और वो बच्चे के हाथ में क्या है, एक स्ट्रिंग है, और उस स्ट्रिंग में क्या टाई है, एक स्टोन, और वो क्या कर रहा है, इस स्टोन को गोल गोल घुमा रहा है। आपने ये चीज कहाँ देखी है? मुझे लगता है बहुत लोगों को क्लिक हो गया होगा कि मैम हम जब पतंग उड़ाते हैं तो हम वो गिरगोट बनाते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, दूसरे की पतंग काट देते हैं, है ना, बिना पतंग उड़ाए। बिल्कुल वैसे ही उसने ऐसा ही एक थ्रेड लिया है, वो थ्रेड में स्टोन बांध के उसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है। तो अब ये जो एग्जाम्पल है, इससे हम लोग बहुत चीजें समझने वाले हैं, जैसे कि हम समझेंगे सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है, और इसके अलावा हम एक और एक चीज समझने वाले हैं, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पहले हम सर्कुलर मोशन की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या होता है? अब आप बताओ, आपने कितने टाइप के मोशंस पढ़े? आपने पढ़ा लीनियर मोशन, आपने पढ़ा सर्कुलर मोशन, रोटेशन है, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन है, और बहुत सारे ऐसे मोशंस है, राइट। तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे सर्कुलर मोशन पर। सर्कुलर मोशन नाम सुनते ही आपको क्या समझ में आता है कि मैम ये मोशन जो है ये कैसा हो रहा है, सर्कुलर पाथ पे हो रहा है। कैसा हो रहा है? सर्कुलर पाथ पे हो रहा है। उसके नाम में ही छुपा होता है कि वो मोशन कैसा करने वाला है, सर्कुलर पाथ पे मोशन करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही समझेंगे कि सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन के लिए क्या लगता है, मतलब हम समझेंगे कि ये सर्कमफरेंस पर हो रहा है। सर्कमफरेंस किसका होता है बेटा? सर्कल का सर्कमफरेंस होता है। आप सबको पता है ये चीज है ना, कि सर्कल का क्या होता है, सर्कमफरेंस होता है, ठीक है। तो अब सर्कल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे, क्यों? क्योंकि हमको आगे जो हम पढ़ने वाले, जिस एग्जाम्पल को स्टडी करने वाले हैं, उसमें ये चीज का बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं सर्कल के बारे में आपको क्या क्या पता है, कि मैम सर्कल को एक रेडियस होता है, करेक्ट। रेडियस के साथ में उसको क्या होता है, एक डायमीटर होता है, ठीक है, एक डायमीटर होता है। और मुझे ये बताएंगे कि ये सर्कल जो है, ये सर्कल में कितने पॉइंट्स होते हैं? बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा कि मैम सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपने कभी ये वर्ड सुना है क्या, टेंजेंट? ये वर्ड सुना है आपने? मैथ्स में सुने होंगे, 9th में, या फिर इवन हमने साइंस में तक ये टेंजेंट वर्ड सुना है। 9th के सिलेबस में जब हम कोई मोशन वाला लेसन कर रहे थे तब हमने टेंजेंट वर्ड सुना है, ठीक है। ये टेंजेंट क्या होता है? ये टेंजेंट एक ऐसा लाइन है या एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा लाइन है या एक ऐसा सेगमेंट है जो क्या करता है, सर्कल के हर एक पॉइंट पर पास होता है। क्या होता है? हर एक पॉइंट से पास होता है। और कैसे पास होता है? वो रेडियस को परपेंडिकुलर होता है। फिर से बता रही हूं, टेंजेंट क्या है समझ लो। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसा लाइन है, एक ऐसा सेगमेंट है जो सर्कल के हर एक पॉइंट से पास होता है, और वो लाइन या वो सेगमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। किसको? रेडियस को परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और इसी लाइन और ये सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। समझ में आ गया टेंजेंट किसे कहते हैं? हम बहुत ही आसान है, टेंजेंट किसे कहते हैं? टेंजेंट सर्कल के हर एक पॉइंट से पास होता है। मतलब अगर मैंने बोला इनफाइनाइट पॉइंट है तो टेंजेंट भी कितने बनेंगे? वेरी गुड, इनफाइनाइट टेंजेंट्स बनेंगे, क्योंकि मैंने बोला सर्कल के हर एक पॉइंट से क्या पास होता है? टेंजेंट पास होता है। तो अगर इनफाइनाइट पॉइंट है तो टेंजेंट भी इनफाइनाइट हुए, करेक्ट है, ठीक है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे और भी बहुत चीजें इसमें क्लियर करनी है। आई होप आपको सर्कुलर थोड़ा बहुत समझ में आ गया, ठीक है। सर्कुलर क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या है, ठीक है। अब अपन एग्जाम्पल को थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको जो जो टर्म्स चाहिए थे वो तो हमने समझ लिया। अब ये जो बच्चा है, ये इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, एक पत्थर को थ्रेड से बांध के उसको क्या कर रहा है? घुमा रहा है। मुझे एक चीज बताओ, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे डायग्राम फिगर में थोड़ा सा अगर बता दूं तो इस तरीके से हम बता पाएंगे कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर है, और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ऐसे सर्कल में घूमने वाला है, सर्कुलर पाथ फॉलो करने वाला है, राइट। अब मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अगर मोशन कर रहा है तो उसके पास अपनी कोई स्पीड होगी, कितने स्पीड से घूम रहा है, कितने वेलोसिटी से घूम रहा है, होगा ना। तो ठीक है, हम यहाँ पर बता देते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी अपनी एक वेलोसिटी है। अब आप सोच रहे हैं मैम आपने इसका अपवर्ड एरो क्यों बनाया? मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। कैसा घुमाया जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है, ठीक है।
अगर क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग फिर डायरेक्शन वेलोसिटी की कैसे हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि इसको क्या घुमाया जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसकी स्पीड भी कौन सी तरफ होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर हम इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देखेंगे तो ये कैसी होंगी, अपवर्ड। ठीक है, आपको एक चीज और मैं इधर बताना चाहूंगी कि वेलोसिटी और स्पीड, आपने ये दो टर्म बहुत अच्छे से 9th में पढ़े हैं, राइट। तो वेलोसिटी और जो स्पीड है ये दोनों में एक ही वर्ड का डिफरेंस होता है। अगर दोनों की डेफिनेशन भी पढ़ोगे तो उसमें एक वर्ड का फर्क पड़ता है। और बहुत लोगों ने ये चीज समझ ली होंगे कि मैम वो एक वर्ड है डायरेक्शन। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ वैल्यू होती है 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। बट जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी भी बोलता है कि 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, बट विथ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसके पास आती है डायरेक्शन। ठीक है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा जब ये ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम स्पीड की जगह कौन सा टर्म यूज करेंगे, वेलोसिटी। ठीक है, आगे आप देखोगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम वेलोसिटी क्यों ले रहे हैं। तो फिलहाल आपको क्या समझ में आया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ये जो स्टोन है ये कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और ये स्टोन के पास क्या है, अपनी एक वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, क्योंकि मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी है। अब मुझे बताओ, वो आपको क्वेश्चन पूछता है कि ये जो स्टोन है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक टाइप का फोर्स लग रहा है। अब बताओ फोर्स कौन लगा रहा है। आप इमेजिन करो आपके हाथ में वो थ्रेड और आप घुमा रहे हो, तो फोर्स कौन लगा रहा है, थ्रेड। थ्रेड के थ्रू फोर्स जा रहा है। ठीक है, फोर्स तो ये पर्सन लगा रहा है, बट किसके थ्रू जा रहा है, वो थ्रेड, वो स्ट्रिंग के थ्रू फोर्स किसको जा रहा है, वो स्टोन को जा रहा है, उस ऑब्जेक्ट को जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ठीक है फोर्स तो इसको लग रहा है, बट ये जो फोर्स है ये कौन से डायरेक्शन में लग रहा है। अब बहुत लोग बोलेंगे मैम फोर्स तो ऑब्जेक्ट की तरफ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। बट आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ ताकि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जब आप अभी देखो, आपने कभी बचपन में फुगड़ी खेला है, राइट, यू नो। अब उसमें क्या होता है, जब आप किसी का एक हाथ भी अगर पकड़ के घुमाते हो तो आप देखो आप उसको अपने तरफ खींचते हुए घुमाते हो, राइट। जब आप किसी का एक हाथ पकड़कर उसको आप अपने आसपास घुमा रहे हो तो आप कैसे घुमाओगे, उसको खींचोगे अपने तरफ। तो आप फोर्स कैसे लगा रहे हो, बाहर की तरफ लगा रहे हो कि अंदर की तरफ लगा रहे हो, आप फोर्स उसको अंदर की तरफ लगाते हो, राइट। तो यहाँ पर हम सिंपली बोलेंगे कि ये जो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो कैसा लग रहा है, इनवर्ड। कैसा है, इनवर्ड फोर्स है, अंदर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो अब एक चीज तो समझ में आ गई कि फोर्स तो इनवर्ड लग रहा है। अब मुझे बताओ ये मोशन कब तक करेगा, ये गोल गोल कब तक घूमेगा, रिवॉल्यूशन कब तक करेगा, जब तक इसको थ्रेड से क्या मिल रहा है, फोर्स मिल रहा है। जब तक इसको थ्रेड से फोर्स मिलेगा तब तक ये क्या करेगा, रिवॉल्यूशन करते रहेगा। ठीक है ये पॉइंट। अब मान लेते हैं, एक कंडीशन दे देते हैं। क्या कंडीशन देते हैं कि अगर मान लो ये जो बच्चा है इसने यहाँ से, इसके हाथ से धागा छूट गया, क्या होगा, अगर इसके हाथ से धागा छूट गया मतलब ये स्टोन पर का जो फोर्स था वो भी हट गया। ठीक है, रिमूव हो गया। तो हम सिंपल सी बोल सकते हैं कि जब, अब मुझे बताओ अगर आप किसी को एक हाथ पकड़ के घुमा रहे हैं, आपने छोड़ दिया तो क्या होगा उस इंसान का, वो जाके कहीं गिर जाएगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। वैसे स्टोन के साथ होने वाला है, जैसे ही यहाँ से फोर्स रिलीज हुआ ये स्टोन कहीं तो भी जाके गिरने वाला है। अब ये कहाँ गिरेगा, क्यों गिरेगा, कैसे गिरेगा, किस डायरेक्शन में गिरेगा, यही अपने को समझना है। ठीक है, तो अब मान लेते कि ये घूमते घूमते यहां तक पहुंच गया। ठीक है, कहां तक, इस पोजीशन पे पहुंच गया। अब यहां जैसे आया तो यहां से मान लेते कि जो स्ट्रिंग थी ये क्या हो गई, छूट गई, उस बच्चे के हाथ से छूट गई। अब छूट गई तो यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स डिटैच हो गया, मतलब फोर्स रिलीज हो गया। तो जैसी जिस पोजीशन पे वो फोर्स रिलीज हुआ है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ये स्टोन भी कहीं जाके गिरेगा। ये ऐसा नीचे गिरेगा क्या, जा छोड़े वहां से नीचे गिर जाएगा क्या, नहीं, ये इस डायरेक्शन में था, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी। अब देखो ये पॉइंट पर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी है, ये पॉइंट पर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरीके से, यहां आएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से होगी। तो ये कौन से डायरेक्शन में गिरेगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में गिरेगा। कौन से डायरेक्शन में गिरेगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। अब मैं एक और एक टर्म यूज करने वाली हूँ, मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ कि जैसी ही फोर्स रिलीज हो जाता है इस स्टोन से, तो ये जो स्टोन है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में गिरने वाला है। कैसे गिरने वाला है, टेंजेंशियल डायरेक्शन।
और दूसरा वर्ड और एक यूज की मैंने, क्या बोला, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। मतलब आपको दो चीज समझ में आई कि जैसे ही अगर फोर्स रिलीज हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट से जो कि एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ गिरेगा, द ऑब्जेक्ट विल फॉल इन वेलोसिटी डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन एट दैट पर्टिकुलर पोजिशन। समझ में आया? अब मैंने आपको टेंजेंट सिखाई हूं कि सर्कल के हर एक पॉइंट पे क्या बनता है, टेंजेंट। तो यहाँ पर भी अगर टेंजेंट बन रहा है और मान लो कि अब जो मोशन है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम ये वाली डायरेक्शन लेंगे क्या, नहीं, ये डायरेक्शन को क्यों लेंगे, जब मोशन ही एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हो गई उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसके पास क्या होती, वेलोसिटी। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि मैम टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलो या वेलोसिटी की डायरेक्शन, दोनों क्या है, सेम। समझ में आ गया ये पॉइंट? तो हमको ये चीज इस एक्टिविटी से क्या समझ में आई है कि यहाँ पर अगर फोर्स रिलीज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अगर वो मोशन परफॉर्म कर रहा है और मोशन परफॉर्म होते होते, सर्कुलर मोशन परफॉर्म होते होते अगर फोर्स रिलीज हो जाए तो क्या होगा, जिस पोजीशन पे, जिस पॉइंट पे फोर्स रिलीज होगा उसी पॉइंट से वो ऑब्जेक्ट अपने वेलोसिटी के डायरेक्शन में गिरेगा, या फिर हम बोल सकते हैं वो अपने टेंजेंशियल डायरेक्शन में गिर जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर हमने क्या समझा अबाउट सर्कुलर मोशन, और यहाँ पर हमने एक और एक चीज हाईलाइट की है कि एग्जाम्पल से एक और पॉइंट मेरे को आपको समझाना है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी एग्जाम्पल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये क्या है, अगर आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया और ये जो छोटी सी थियोरी थी उस एग्जाम्पल को लेकर अगर आपको ये समझ में आया, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स भी ऐसे ही समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बोलता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर, अगर एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट अगर सर्क्यूलर मोशन परफॉर्म करता है, मेरे वर्ड सुनो अच्छे से, फोर्स एक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर और वो ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स है वो मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है वो कहाँ एक्ट कर रहा है, उसको सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। कहाँ एक्ट कर रहा है, सेंटर की तरफ। और इसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब एक ऐसा फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट पर वो फोर्स कहाँ फील होगा या कहाँ एक्सर्ट करेगा, तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। ये ऑब्जेक्ट एक टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, पर वो फोर्स उसको कहाँ फील हो रहा होगा कि कोई उसको अंदर की तरफ खींच रहा है। समझ में आया, कोई उसको अंदर की तरफ खींच रहा है, और इसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका मतलब होता है, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग मतलब जो सेंटर की तरफ काम कर रहा हो, मतलब उसका पूरा फोकस का हो सेंटर की तरफ। समझ में आया? तो यहाँ पर हमने दो टर्म्स को हाईलाइट किया। कौन से दो टर्म्स थे वो, एक था सर्कुलर मोशन और एक था सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया? तो देखो एक एग्जांपल से हमने दो टर्म्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया है। ठीक है, अब एक और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि थोड़ी सी थियोरी अपने टेक्स्ट बुक में जो है वो ये बताती है कि ये जो मून है, अब मून भी अर्थ के आसपास घूमते हैं, राइट? तो उनके लिए क्वेश्चन था साइंटिस्ट का, मतलब साइंटिस्ट सोच रहे थे इस बारे में कि ये जो मून है, क्या मून पर भी एक टाइप का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है अर्थ? हाँ कर रहा है। अगर उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तभी तो वो अर्थ के आसपास रिवॉल्यूशन कर रहा है, ये तो हमको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मान लो अगर अर्थ जो मून पे फोर्स लगा रहा है, अगर वो फोर्स मून पे नहीं लगता तो मून का क्या होता? मून तो स्पेस में कहीं खो जाता, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स है क्या? अभी नहीं, उसके ऊपर फोर्स ही नहीं है, तो वो क्या अटैच रहता, अर्थ के आसपास घूमता नहीं, वो स्पेस में कहीं खो जाता। समझ में आया? जैसे ही यहाँ पर हुआ है, एक ऑब्जेक्ट जो उस पे फोर्स लगा था पर एकदम से क्या हुआ, फोर्स हट गया तो ऑब्जेक्ट कहीं जाके गिर गया, बिल्कुल वैसे ही मून के साथ भी हो जाएगा। इवन ये भी बताया गया है, इसके आंसर्स जब कंक्लूजन्स निकाले तो इसमें पता चला है कि फोर्स एक्सर्ट हो रहा है किसके ऊपर, मून के ऊपर, और वो कौन लगा रहा है, अर्थ। मतलब अर्थ इज अट्रैक्टिंग और अप्लाइंग फोर्स ऑन मून। ठीक है, ये एक चीज क्लियर होती है। दूसरा ये चीज समझ में आई कि अगर अर्थ और मून के बीच में रिलेशन है जिसके वजह से मून अर्थ के आसपास घूम रहा है,
तो एक कंक्लूजन, एक थॉट और क्लियर होता है कि जो सन है, एक सन जिसके आसपास 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इससे क्या समझ में आपको कि सन भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं किसके ऊपर, प्लैनेट्स के ऊपर, और वो सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, उसके आसपास रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखो आप एक छोटे से थॉट से, साइंटिस्ट लोग एक छोटे से थॉट से कितने बड़े बड़े थॉट्स को या कितने बड़ी बड़ी रिसर्चेस को आगे लेकर आते हैं ना, रिसर्चेस को अपने सामने लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये टॉपिक को स्टॉप करेंगे। आई होप आपको सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, मोशन, कितने सारे टॉपिक, 5 टॉपिक पढ़े, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5, ठीक है, और वो भी बहुत छोटे छोटे टर्म्स है। अगर आपको ये टॉपिक सारा समझ में आया है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ये वीडियो को वॉच करने के बाद आपको टेक्स्ट बुक में जो 2 पेजेस है, फर्स्ट और सेकंड पेज, आपको वो एक बार रीड करना है। अगर आपने एक बार वो रीड कर लिया, आपको फॉर श्योर ये टॉपिक मैंने क्या बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड आई होप लाइक आप लोग को सब सारे टॉपिक समझ में आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, उनको भी पता चलने दो, उनकी भी हेल्प होने दो, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में मेंशन करो अगर आपके और कोई ऐसे टॉपिक अगर आप चाहते हो कि मैं साइंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स लूँ, और तो प्लीज मेंशन करें कमेंट में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।